नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात सीएम धामी की, जो जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त पर सीएम का एक बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने कहा है कि खरीद फरोख्त मामले में विशेष जांच उत्तराखंड के हित में है। धामी ने बताया कि उत्तराखंड को अपराध से मुक्त करने के लिए जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की कोशिश की जा रही है। धामी ने यह भी कहा कि जनसंख्या कानून पर भी विस्तार से चर्चा हो रही है, तो लगातार लैंड जिहाद की बात सामने आ रही थी। अब इस पर धामी ने कहा है कि उत्तराखंड को अपराध से मुक्त करने के लिए जांच की जा रही है। लगातार ये भी उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त मामले की विशेष जांच टीम बनाई जाएगी, जो उत्तराखंड के हित में है। धामी ने बताया कि यहां पर अपराध है, उसे खत्म किया जाएगा। उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से है। साथ ही साथ जनसंख्या कानून पर भी विस्तार से चर्चा हो रही है। तो हमने यहाँ पर एक विशेष जो हमने कहा है जांच की बात, वो जांच हमारी जो है उत्तराखंड के हित में है और उत्तराखंड को अपराध से मुक्त करने को एक जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने के लिए है, उत्तराखंडियत को बचाने के लिए है। तो वो कानून हमारा, वो जांच हमारी ठीक दिशा में चलेगी। भू कानून के लिए हमने कमेटी बना दी है, जनसंख्या के लिए हम जो है उस पर भी विस्तार से बात कर रहे हैं। जो कानून भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस कानून को लाएंगे। कुछ लोगों का एजेंडा यहाँ पर केवल चुनाव के लिए काम करना है, चुनाव के लिए बात करना है, चुनाव के लिए अपनी घोषणा करना है। हमारा काम जो है केवल चुनाव नहीं है, हमारा काम सबसे पहले उत्तराखंड को आगे ले जाना है, उत्तराखंड का विकास करना है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से देश के अंदर काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिए जो उनके विशेष काम है जो पहले कभी नहीं हुए वो हो रहे हैं, उन सबको आगे ले जाना है। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अगर भू कानून की बात की जाए तो लगातार इसको लेकर सरकार चर्चा में है। रोज सीएम धामी इस पर कुछ ना कुछ कहते हैं। आज उन्होंने कहा कि अगर उत्तराखंड को बचाना है, उसका विकास करना है, अगर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल नीलू, सबसे खास बात यही है कि मुख्यमंत्री 21 साल 9 नवंबर जब अभी आएगा, आने वाला 9 नवंबर, तब उत्तराखंड को 21 साल पूरे हो जाएंगे। और 21 साल में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने ये बात साफ तौर पर कही है कि उत्तराखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए, उत्तराखंड को अपराध से बचाने के लिए और उत्तराखंडियत को बचाने के लिए इन मुद्दों को लेकर मैं गंभीर हूं। और जो भी काम किए जा रहे हैं वो सरकार खास तौर पर उत्तराखंड के लिए कर रही है, न कि चुनावी एजेंडे के लिए। दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि भू कानून की जहां तक बात है, जो इसकी लगातार डिमांड की जा रही है, उसका हम यहां पर अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी बात, जनसंख्या कानून को लेकर जो बात उत्तर प्रदेश जो कानून बना चुका है, उस कानून को लेकर भी हम यहां पर उसकी स्टडी कर रहे हैं और उसको लेकर भी उत्तराखंड में कानून तैयार किया जाएगा। तो सारी बातें मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि उत्तराखंड का जो अस्तित्व है या देवभूमि की जो पहचान है वो बरकरार रहनी चाहिए। जहां तक बात आती है कि डेमोग्राफी कई इलाकों में बिगड़ रही है, एक विशेष समुदाय की संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर सभी डीएम एसएसपीज को कहा गया कि आप एक लिस्ट तैयार करें कि जो लोग दूसरे राज्यों से आकर यहां पर रह रहे हैं। और इसमें खास बात यह भी है नीलू कि यूपी में जिस तरीके से योगी सरकार ने काउंटर किया है कई जगहों पर, जो खासतौर पर चाहे माफियागिरी हो, चाहे वहां पर अवैध रूप में गतिविधियां हो, तो कहीं ना कहीं बड़ा बॉर्डर यूपी का उत्तराखंड से लगता है, तो वो शिफ्टिंग यहां पर ना हो और उत्तराखंड कहीं पे क्राइम के तौर पर बदनाम ना हो। तो मुख्यमंत्री का कहना है इसको बचाने के पूरे प्रयास यहां पर किए जाएंगे। बिल्कुल, और जनसंख्या कानून पर भी विस्तार से चर्चा करने की बात सीएम ने कही है और बहुत सधे हुए और बहुत साफ सुथरे शब्दों में सीएम अपनी बात रखते हैं। दीपांकर, बिल्कुल नीलू, साफ साफ शब्दों में उन्होंने जनसंख्या कानून वाली बात कही है और उन्होंने कहा है कि यूपी का जो कानून है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं और उस स्टडी पर एक बहुत अहम फैसला होगा। मेरे साथ इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है। सर, जनसंख्या कानून को लेकर जो बातें हो रही है, यूपी के कानून की स्टडी की जा रही है, लाइव है सर, लाइव है, आपका क्या कहना, आपका क्या मानना है? मतलब मुख्यमंत्री कह रहे हैं भू कानून, जनसंख्या कानून और एक विशेष समुदाय की जो बात बढ़ रही है वो जरूरी है। ये विशेष समुदाय की थ्योरी को भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए और ये देश के अंदर लोगों के दिलों को बांटने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हकीकत यह है कि जिन राज्यों में शिक्षा का प्रसार ज़्यादा है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, वहाँ जनसंख्या जो है हर समुदाय के अंदर लगभग वृद्धि दर 1 है।
तो आपने सुना हरीश रावत को, वो यहां पर भी यही बात मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसको वोट के लिए इस्तेमाल करना चाहती है और यही बात अब यहां पर एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बनेगी। हालांकि पुष्कर धामी ये बात साफ कर चुका है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो उत्तराखंड को बचाने के लिए कर रहा हूं, यहां की उत्तराखंडियत को बचाने के लिए कर रहा हूं और उत्तराखंड को सेव करना मेरी गवर्नमेंट की प्राथमिकता है। तो बिल्कुल, तो सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी है, लेकिन जिस तरह से हरीश रावत भी हमारे लाइव में जुड़ गए थे, उन्होंने कहा कि सरकार बांटना चाहती है लोगों को और अगर सरकार को कोई कानून बनाना ही है तो सब कुछ साथ लेकर ये कानून को बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और टेहरी डैम की झील के पास बनी अवैध मस्जिद के सामान को अब शिफ्ट किया जाने की कार्रवाई जारी है। खांड खाला में मस्जिद का सामान नई टिहरी शिफ्ट किया जा रहा है। पर्यटन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से ये मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद मस्जिद कमेटी खुद ही अब सामान को शिफ्ट कर रही है। और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंजाब से लौटने के बाद रावत की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस 2 अक्टूबर को गांव-गांव चलो कार्यक्रम करने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता गांव में प्रवास करेंगे और गांव के महत्वपूर्ण लोगों का सम्मान भी किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस नेता युवाओं और महिलाओं से संवाद भी करेंगे। गांधी जयंती के मौके पर एक बार फिर से अपने आप को गांधी जी द्वारा स्थापित रचनात्मक मूल्यों के साथ संबद्ध कर रही है और जो गांधी जी ने कहा था कि गांव चलो, गरीब के पास चलो, दलित के पास चलो, उसके लिए हमने राज्य में एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है। पार्टी के सभी नेतागण दो तारीख को गांव में प्रवास करेंगे। और उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस के गांव-गांव कांग्रेस अभियान पर कहा कि ये जनता से माफी मांगने जा रहे हैं क्योंकि ये लोग कोरोना महामारी के समय जनता के पास नहीं थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान ये लोग कहीं नहीं दिखे, इसलिए वो जनता से माफी मांगने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी को लेकर कहा कि पार्टी के लोग कोरोना के दौरान हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आगे रहे और मदद की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कहा कि केदारनाथ में उनकी गहरी आस्था है, इसलिए वो हर साल केदारनाथ आते हैं। बीच में मेरे ख्याल माफ़ी अभियान चलाने के लिए गए होंगे, हमें माफ़ कर दो, हम बीमारी के कोरोना महामारी के बीच में आपके बीच में दिखाई नहीं दिए, हम वोट के लालची हैं, वोट के लालच के कारण एक राजनीतिक दल के लिए हमें तुम्हारे बीच में आना पड़ रहा है और पैर छू के हाथ क्षमा मांगते हुए, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कहा है कम से कम इलेक्शन में तो चले जाओ, उसको देखते हुए हमें आपके बीच में आना पड़ रहा है। मेरे ख्याल इसलिए उन्होंने ये यात्रा निकाली है। और अब खबर हरिद्वार से लेते हैं, जहां पर हरियाणा के फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम बदमाशों को पकड़ने के लिए हरिद्वार पहुंची थी, जहां पर बदमाशों के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। इसमें हरियाणा पुलिस का एक सिपाही संदीप गोली लगने से उसकी मौत भी हो गई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने जैसे ही बदमाशों को घेर कर पकड़ने की कोशिश की, बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई है। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक मौके से फरार होने में कामयाब रहा, बाद में उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक हरियाणा की टीम ने कार्रवाई की सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी थी। यहाँ पर इन्होंने 4 लोगों को अपने उसमें लिया, कस्टडी में लिया और इस कस्टडी में लेने के दौरान ही इनमें से एक अभियुक्त जिसका नाम अंशु उर्फ मोनू है, इसने पिस्टल निकाल के एक जो कांस्टेबल था उस पर बड़े क्लोज डिस्टेंस से फायर किया, जिससे कि उस कांस्टेबल संदीप की उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद ये बदमाश भाग गए। उसके बाद तत्काल जो स्थानीय पुलिस है इसको सूचना दी गई, वहाँ पे सारे अधिकारीगण पहुँचे, मैं भी स्वयं वहाँ पर पहुँचा और पूरी एक कॉम्बिंग ऑपरेशन वहाँ पर चलाया गया और इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया गया है। इनके और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर साइबर क्राइम की केस जिस तेजी के साथ उत्तराखंड में बढ़ रही है, उसे देखते हुए उत्तराखंड पुलिस देहरादून में राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन जुटाने में जुटी हुई है। आज चंडीगढ़ रीजन के जॉइंट साइबर क्राइम
कोऑर्डिनेशन टीम्स की कॉन्फ्रेंस आज देहरादून में हो रही है। डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में पुलिस हेडक्वार्टर में ये मीटिंग चल रही है। क्राइम के तरीकों को लेकर कोऑर्डिनेशन के अप्रोच के तरीकों पर भी मंथन चल रहा है। और कोटद्वार से खबर है, जहां पर लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स के हेडक्वार्टर को 100 साल पूरे होने के मौके पर सेंटर में शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। आज ही के दिन साल 1921 में गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की बटालियन लैंसडाउन पहुंची थी और सेंटर मुख्यालय की स्थापना की गई थी। वहीं 1 अक्टूबर को सेंटर का 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लैंसडाउन हेडक्वार्टर को भव्य तरीके से सजाया गया। साथ ही सेंटर में जश्न भी मनाया जा रहा है। हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन रास्ते में भूतपूर्व सैनिक और स्थानीय लोगों ने तहे दिल सैन्य टीम का गर्मजोशी के साथ ये सेलिब्रेशन जो है ये हमारी रेजिमेंटल सेंटर लैंसडाउन में सन 1921 में स्थापित हुआ था। तो 1 अक्टूबर उसकी स्थापना दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में आज हमारे 100 साल पूरे हो रहे हैं लैंसडाउन में। तो ये इसका महत्व है, तो उसको हम मना रहे हैं अपने सेंटेनरी के तौर पर। और चारधाम यात्रा में देवस्थानम बोर्ड द्वारा जारी ई पास के बिना ही अभी भी बड़ी संख्या में यात्री रुद्रप्रयाग पहुंच रहे हैं। वहीं प्रशासन भी लगातार ऐसे यात्रियों को लौटाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन भी लगातार लोगों से ई पास के साथ यात्रा की अपील कर रहा है। डीएम रुद्रप्रयाग मनोज गोयल का कहना है कि यात्रियों को कुछ लोगों द्वारा मिसगाइड किया जा रहा है। जानकारी है 15 अक्टूबर तक की उसमें सारी बुकिंग्स हैं और 15 अक्टूबर के पश्चात उसमें अभी बुकिंग के लिए पुनः पोर्टल खोला जाएगा। तो जो यात्री अभी प्लान कर रहे हैं वो 15 अक्टूबर के बाद की तिथियों के लिए जब पोर्टल खोला जाएगा तो उसके लिए भी एक प्रयास कर सकते हैं। और आज से वाइल्ड लाइफ वीक की शुरुआत हो रही है। नैनीताल में वन्य जीवों को बचाने की मुहिम के साथ मैराथन का आयोजन किया गया। 1 से 7 अक्टूबर तक आयोजित इस वन्य जीव प्राणी सप्ताह में 100 धावकों ने हिस्सा लिया, जिसमें स्नेहल सिंह ने दौड़ को जीता और महिला वर्ग में ज्योति विजेता रही। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं तेजस्वनी पाटिल ने बताया कि वन्य जीवों के साथ जंगल को बचाने का संकल्प लेने का वक्त है और सभी की जिम्मेदारी है कि वो जंगल और जंगली जीवों को बचाएं। दूर दराज के गांवों से हम लोग ने बच्चों को यहाँ पे बुलवाया है हमारे खुद के खर्चे पे, और हम उनको उनकी जू की सैर करवाएंगे। तो हमारे लोकल बच्चे जो कभी नैनीताल आए नहीं होंगे या कभी जू देखा नहीं होगा, ऐसे प्राणी नहीं देखे होंगे, उनको भी इस टाइप का एक्सपोजर मिलेगा और उनके लिए एक अलग से एक्सपीरियंस होगा। जो अभी आज मैराथन हो रही है वो तो ये पहला स्टार्टिंग है, उसके बाद ये 7 दिनों तक चलता रहेगा और लास्ट में फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में कंक्लूड होगा। और देहरादून से खबर लेते हैं, जहां पर एक समान पेंशन देने, सरकारी नौकरी से 10% क्षैतिज आरक्षण देने की मांग को लेकर राज्य निर्माण चिन्हित आंदोलनकारियों कुछ शामिल लोग इसमें देहरादून के शहीद परिसर स्थित भवन की छत पर चढ़ गए, तो एक महिला आंदोलनकारी पेड़ पर चढ़ गई। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार को चिन्हित आंदोलनकारियों को दी जाने वाली 3100 रुपए पेंशन में जो आश्रित शब्द जोड़ा है उससे केवल पति पत्नी शामिल है, जबकि आंदोलनकारी की मृत्यु के बाद आश्रित में बच्चों को भी शामिल किया जाना चाहिए। मैं चिन्हित राज्य आंदोलनकारी मंच की प्रदेश सचिव श्रीमती बीरा भंडारी हूं और हमारे 13 जनपदों से लोग यहां पे आए हुए थे। हमने शासन और प्रशासन को पहले ही एलिमेटम दे चुके थे कि 1 या 2 तारीख को हमारी आर पार की लड़ाई होगी। 30 तारीख को सभी लोग आ गए थे। हमारे 5 लोग हमारे यहाँ छत पे चढ़े हुए, एक लेडीज हमारी यहाँ पेड़ों में चढ़ी हुई थी। आज हमारी कौन सी मजबूरी बनी हुई है कि जो सरकार हम लोगों को इस तरीके से देखना चाहती है। हम इस राज्य के जन्मदाता हैं। और टनकपुर टू चंपावत हाईवे किनारे बरसात के दिनों में आया मलबा कई जगह से अभी तक नहीं हट पाया है। टनकपुर से घाट तक ऐसी 30 जगह है जहां पर पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, मलबा सड़क पर पड़ा हुआ है। वहीं सड़क से सफर करने वाले लोग इसे खतरनाक बता रहे हैं। तो वहीं एनएच अधिकारियों का कहना है कि बारिश के चलते कई जगह पहाड़ी ऊपर से अभी कमजोर है, ऐसे में सड़क किनारे पड़े बोल्डर और मलबा हटाने में समय लगेगा। बरसात का मौसम चला गया है, अक्टूबर का महीना आ चुका है, उसके बावजूद भी बरसात में जो मलबा गिरा है उसको जहाँ जहाँ पत्थर गिरे हैं, मलबा गिरा है, उसको अभी तक हटाने की जद्दोजहद नहीं की गई है, जबकि खतरा बना हुआ है। बहुत ज़्यादा पत्थरों की शूटिंग है, उसमें हमारे पिछले साल एक एई भी घायल हो गए थे।
तो इन स्थानों पर काम करने में दिक्कत आ रही है पत्थर शूटिंग के कारण, इसलिए उसमें देर हो रहा है और बहुत हैवी बोल्डर्स आ रहे हैं जिनको हमारे एक्सकेवेटर भी बड़ी मुश्किल से हटा पा रहे हैं, तो उन्हें तोड़ना पड़ रहा है जिसके कारण ज़्यादा टाइम लग रहा है। और रुड़की से खबर लेते हैं, जहां पर शहर और देहात क्षेत्रों में लगातार सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। पिछले 9 महीने में करीब 120 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि 600 से अधिक लोग घायल हो गए। अकेले सितंबर महीने की बात की जाए तो 15 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं एसपी देहात का कहना है कि ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया जा रहा है, साथ ही कई जगहों पर सुरक्षा के लिहाज से बैरियर की व्यवस्था भी की गई। ब्लैक स्पॉट्स हमारे द्वारा चिन्हित किए गए थे, उसमें लगातार परिवर्तन आया है। अभी पुलिस के द्वारा मुख्य कवायद यही थी कि जो नए ब्लैक स्पॉट अभी इसमें बने हैं उसको हम लोग किस तरीके से उसको हम मैनेज कर सकें, किस तरीके से कार्रवाई करें। इसमें एक अभी जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें रोड सेफ्टी की जो एक टीम है उसके द्वारा सभी जो ब्लैक स्पॉट थे उसका चिन्हीकरण किया गया था। और टिहरी झील में पर्यटक अब शिकारा बोट क्रूज का भी रोमांच ले सकेंगे। पर्यटक जो यहां पर पहुंच रहे हैं, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा कवायद भी अब शुरू कर दी गई है। टिहरी झील में बोटिंग के साथ साथ लहरों के रोमांच का लुत्फ उठाने पर्यटक दूर दराज से पहुंचते हैं और पहाड़ों के बीच में इतनी बड़ी झील में बोटिंग का लुत्फ उठाते हैं। टिहरी झील में फिलहाल सिंपल बोट, जेट स्की राइडिंग मौजूद है, लेकिन पर्यटकों की बढ़ती तादाद को देखते हुए अब टिहरी झील में शिकारा बोट, क्रूज बोट के साथ ही पैरासेलिंग एक्टिविटी कराने की कवायद चल रही है, जिसके लिए आवेदन भी मांगे गए हैं। इससे पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने की संभावना है। हमने इसमें विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन कोविड की वजह से पूरा प्रोसेस हम लोगों का रुक गया था। अब इसको पुनः हमने चालू कर दिया है और इसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि जिन लोगों ने भी अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है उनको 1 हफ्ते के अंदर ही लाइसेंस की स्वीकृति निर्गत करें, ताकि फिर वो आगे की कार्रवाई कर पाएँ और जो शिकारा, क्रूज बोट और पैरासेलिंग बोट है उनको वो झील पे उतार पाएँ। बोट संचालकों का भी मानना है कि टिहरी झील में नई एक्टिविटी शुरू होने से पर्यटक यहां और समय बिताएंगे, जिससे पर्यटन बढ़ने के साथ ही रोजगार भी बढ़ेगा। अब इसकी वजह से निश्चित तौर से पर्यटक भी बढ़ेगा और आने वाले समय में और लोगों को भी टिहरी झील के प्रति रुझान होगा। हम चाहते हैं कि सरकार जिस तरीके से 3 एक्टिविटी अभी प्रारंभ कर रही है, जल्द से जल्द और भी एक्टिविटियां प्रारंभ करे। टिहरी झील में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए अब प्लानिंग के तहत नई एक्टिविटी शुरू कराने की कवायद की जा रही है, जिससे दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को और भी सुविधाएं मिल सकें। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए।